जैसे कि यहाँ पे सभी का नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर एक एक लाइन नोट कर लीजिए। विटामिन बी का नाम है थायमीन या थियामीन के नाम से भी इसको जानते हैं। ये नर्व्स को काम रिलैक्स करती हैं, तो नर्वस सिस्टम के लिए काफी अच्छा होता है। विटामिन B1, B2 राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है और इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। और B3 को नियासिन के नाम से जानते हैं। रिलीव्स स्किन इरप्शंस, स्किन के लिए काफी अच्छा होता है विटामिन B3। B5 को पेंटाथोनिक एसिड, ये एक एंटी स्ट्रेस हार्मोन या एंटी स्ट्रेस फैक्टर है और आर्थराइटिस के लिए भी काफी रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि कोई भी इस तरीके की 3 चीजों के लिए विटामिन B5 काफी इंपॉर्टेंट है। आपका आर्थराइटिस, आपका स्ट्रेस एंड एजिंग, मतलब जो बाल सफेद होना होता है, जो ग्रेइंग हेयर, तो ग्रेइंग हेयर के लिए, इनके लिए विटामिन B5 यानी कि पेंटाथोनिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। ये एक वर्सेटाइल विटामिन है और ओवरऑल हेल्प करता है, जैसे कि एनीमिया में, ग्रोथ में, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन में, स्किन के लिए। तो इस तरीके से एक वर्सेटाइल विटामिन है। B8 बायोटिन के नाम से जाना जाता है। ये इम्यूनिटी के लिए स्ट्रेंथन करता है, इम्यूनिटी के लिए काफी अच्छा है। B9 को फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, प्रिवेंट एनीमिया, एनीमिया को रोकता है। और B12 साइना कोबलामीन स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ RBC। सो इस तरीके से जो इनके ओवरऑल इन सबको मिलाकर बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको इन सभी विटामिन बी को अपने डाइट में पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये ओवरऑल सारे आपको बता दिए हैं। इन्हीं सबको मिलाकर बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। आज हम बात करेंगे विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की। विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन अमीनो एसिड के अमीनो एसिड यानी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में शामिल होता है, जिसमें ट्रिप्टोफैन या फिर निकोटिनिक एसिड में रूपांतरण शामिल है। इस प्रकार आवश्यकताएं आहार की प्रोटीन सामग्री से संबंधित है, यानी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म मैम B6 का नाम एक बार बोलिए ना, आपने अभी बोला B6 को क्या? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। पायरिटॉक्सिन, ओके मैम। तो B6, जो विटामिन B6 की कमी वाले आहार जो जिल्द की सूजन को रोकता और ठीक करता है। तो मेन इसका क्या क्या इसकी डेफिशिएंसी है B6 की, उसको भी देखते हैं, किससे आप इसको पूरा कर सकते हैं, उसको भी यहाँ पर देखते हैं। B6 पायरिडॉक्सिन डायबिटीज के लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। B6 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रोल, ये प्रॉब्लम्स B6 की डेफिशिएंसी में काफी कॉमन है। ठीक है, तो हेमरॉइड्स यानी कि तो सो स्ट्रेस को रोकता है। इंसोम्निया, जिनको नींद नहीं आती है रात को, उसमें ये काफी B6 की कमी से आपको नींद आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, आपको डायबिटीज के चांसेस बढ़ सकते हैं, आपको हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से विटामिन B6 काफी रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन में, एनीमिया में काफी इसका रोल है। और पायरिडॉक्सिन के जो खाद्य स्रोत हैं, किस किस चीज में ये पाया जाता है, विशेषकर मांस, मछली, अंडे, साबुत अनाज, कुछ सब्जियों में। तो ये इसके कुछ सोर्सेस हैं। और दूध, मतलब जो मेन सोर्स है मिल्क है, और जो मीट है उसमें काफी अच्छी मात्रा में इसको, या फिर साबुत अनाज, साबुत, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, कोई भी वो एक अच्छा सोर्स है। और समृद्ध सोर्स चावल, मतलब चावल ऐसा होना चाहिए नॉन पॉलिश्ड, यहाँ पे ब्राउन राइस जिसको आप कहेंगे, गेहूं का आटा, व्हीट फ्लावर, तो यहाँ पे काफी अच्छा सोर्स है यहाँ पे। और पिसा हुआ अनाज, सब्जियां, फल, लंबे समय तक भंडारण, डिब्बा बंद मांस को भूनना या इन सबसे विटामिन के लिए का डिस्ट्रॉय हो जाता है।
अवशोषण और भंडारण। अवशोषण मुख्य रूप से निष्क्रिय प्रसार द्वारा आंत यानी में होता है। विटामिन को रक्त में प्लाज्मा और रेड सेल्स दोनों में लाया जाता है, जो मुख्य रूप से प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन और एरिथ्रोसिन में हीमोग्लोबिन से बंधा होता है। 80% विटामिन B6 मांसपेशियों में मौजूद होता है। उत्सर्जन मूत्र मार्ग से होता है, यानी कि आपके जो काफी हद तक आपके जैसे मसल क्रैम्प इन सब में भी ये काफी हेल्प करता है। तो ये इनके कुछ और आजकल क्या होता है, विटामिन बी की काफी ज्यादा डेफिशिएंसी देखी जाती है नॉर्मली। तो पैराडॉक्सिन, तो ये इसके कुछ मेन जो फंक्शन मैंने आपको बताए हैं, शिशु के विकास के लिए भी आवश्यक है। तंत्रिकाओं के पतन को रोकता है, यानी कि नर्व के डैमेज होने से भी ये रोकता है। और कोएंजाइम गतिविधि, पैराडॉक्सिन फॉस्फेट को कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। मांसपेशी फॉस्फोरिलेज मांसपेशी का एक घटक है। डिहाइड्रेज ये एंजाइम थ्रियोसिन सीन हम के इन सब के इसमें पैराडॉक्सिन होता है। तो यानी कि इनके रोल्स यहाँ पे बताए गए हैं, किस तरीके से B6 आपको हेल्प करता है इम्यूनिटी बढ़ाने में, एंजाइम्स यानी डाइजेशन में और मसल स्ट्रेंथनिंग में, इन सब में आपको हेल्प करता है। इसके फंक्शन मैंने आपको ओवरऑल बता दिए हैं, इसको आप एक बार फिर से। डायबिटीज, स्ट्रेस, इंसोम्निया, या फिर जिनको जैसे ट्रेवल करने में भी कई बार प्रॉब्लम होती है, या फिर प्रेगनेंसी में, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, जो सारे सिम्टम्स होते हैं, तो वो भी विटामिन B6 की कमी के कारण ही होते हैं। तो उस समय प्रेगनेंसी के दौरान B6 की जरूरत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं विटामिन B6 की कमी से होती है। अकेला विटामिन बी की कमी असामान्य, क्योंकि आमतौर पर अन्य बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की कमी के साथ ही होती है। ओवरऑल अगर बी कॉम्प्लेक्स कम हो रहा है तो विटामिन B6 की भी कमी होगी और उससे स्ट्रेस बढ़ेगा, डायबिटीज के चांसेस, उन सब प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ेंगे। उन्हें इस विटामिन को अधिक महिलाएं गर्भवती होती हैं या निरोधक या फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट्स लेती हैं, उन्हें विटामिन के अधिक सेवन से लाभ होता है। उन्हें ज्यादा, जैसे कि मैंने बताया, प्रेगनेंसी में इसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर। शिशु विशेष रूप से अपर्याप्त सेवन के प्रति असंवेदनशील होते हैं, जिसमें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं त्वचा में होने वाले परिवर्तनों में। तो ये सब चीजें यहाँ पर कॉमन है। इसकी कमी से विषाक्तता, हालांकि बहुत अधिक मात्रा में सेवन खतरनाक है। हालांकि पैराडॉक्सिन के सेवन से संबंधित विषाक्तता दुर्लभ है, लेकिन प्री मासिक सिंड्रोम, कार्पल सिंड्रोम, कलाई पर मध्य तंत्रिका तंत्र का संपीड़न, जिसके परिणाम स्वरूप सुन्नता, झुनझुनी, हाथ और उंगलियों में कमजोरी के इलाज के लिए पैराडॉक्सिन का उच्च खुराक का उपयोग होता है। तो इस तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी, इस नर्वस सिस्टम में भी इसकी कमी के द्वारा, जैसे ये सब कॉमन प्रॉब्लम है, झुनझुना, हटाना या सुन्नपन होना, तो ये सब बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण ही होती हैं। अब यहाँ पे B12 के बारे में बताया गया है, B8 और B9 के बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं है। तो हम B12 पर आ जाते हैं। B8 बायोटिन है और B9 इस B8 का काम इम्यूनिटी स्ट्रेंथनिंग का है, और B9 जो है ये फॉलिक एसिड है, ये एनीमिया को रोकता है। तो ये दो को आप थोड़ा सा जान लेंगे इस तरीके से। इसके बाद बारी आती है B12 की, जिसको साइनो, इसको आप लिख लेंगे साइनो, CYANO, साइनो, कोबल, COBA, कोबल आमीन, COBALANIN, ठीक है। सो B12 इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। मैम अगर अबोव 50 हम टैबलेट ले ले बी कॉम्प्लेक्स की, तो इससे ले सकते हैं? हाँ, लेनी चाहिए। जैसे कि
यहाँ पर आपका दिया हुआ नहीं है। विटामिन B5 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड के नाम से इसको हम जानते हैं, विटामिन B5। तो B5 जो इसका क्या काम है इसको भी देखते हैं। ये भी एक स्ट्रेस, B5 की डेफिशिएंसी से भी स्ट्रेस बढ़ता है, आर्थराइटिस। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, ये उसमें नहीं है, ये मैं आपको अलग से बता रही हूँ। Dr. E.C. Barton Wright, a microbiologist, believed that arthritis was a vitamin deficiency disease, कि arthritis एक vitamin deficiency disease है, which could be prevented or relieved by the diet containing adequate amount of pantothenic acid. तो ऐसा डाइट लेने से जिसमें पेंटाथोनिक एसिड यानी कि B5 प्रॉपर मात्रा में हो, तो उससे आप आर्थराइटिस से आप बच भी सकते हैं और उससे आपको रिलीफ भी मिल सकता है आर्थराइटिस में। और यहाँ पर डॉक्टर W.A. Eliot and Dr. Barton Wright were the first to show that pantothenic acid content of the blood of person suffering from rheumatoid arthritis was lower than in healthy individual, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में और एक जिसको रूमेटेड अर्थराइटिस है, रूमेटेड अर्थराइटिस वाले पेशेंट के ब्लड में B5 की कमी देखी गई। तो इसे जिसकी वजह से उसका रूमेटेड अर्थराइटिस या नॉर्मल अर्थराइटिस बढ़ता है, पेन भी बढ़ता है। तो या फिर स्किन डिसऑर्डर, प्रीमेच्योर ग्रेइंग, ये सब विटामिन B5 की कमी। तो इसको एक B कॉम्प्लेक्स के रूप में ही लिया जाता है। तो आप प्रॉपर B कॉम्प्लेक्स अगर आप लेते हैं तो आप बहुत सारी ये देखिए, जब भी कोई डिजीज होती है तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी से होती है। तो उसमें विटामिन डेफिशिएंसी होगी, किसी न किसी विटामिन की कमी होगी, विटामिन D की, विटामिन B की, विटामिन A की, किसी न किसी। जब आप उन जो स्टार्टिंग जो इनिशियल जो डेफिशिएंसी है, इन सबको अगर आप इग्नोर करते हैं और आप उसको कंटिन्यू चलने देते हैं उसी कंडीशन को, तो वो धीरे धीरे फिर डिजीज में कन्वर्ट होती हैं। तो कोई भी बीमारी ऐसे सीधा अचानक शरीर के अंदर नहीं आती है। तो पहले किन्हीं चीज़ों की कमी होती है, जब वो चीज़ें आप इग्नोर करते रहते एक लंबे समय तक, तो धीरे 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 वो किसी बीमारी के रूप में परिवर्तित होती है। तो B12 साइनोकोबालामीन, और यहाँ पर जो है एक संबंधित यौगिक का मिश्रण है जिसमें ये सभी कोबाल्ट नामक सूक्ष्म तत्व होता है। B मानव पोषण में अद्वितीय विटामिन है, क्योंकि इसमें पोषण में केंद्रित सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए काफी अच्छा है। बहुत एनीमिया और इन सब में काफी अच्छा B12 तो आपने अलग से भी देखा होगा, जो B12 तो अलग से भी दिया जाता है, इसका सप्लीमेंट भी उपलब्ध है। तो और नॉर्मली ये फूड प्लांट सोर्स फूड में बहुत कम होता है, उसमें नहीं होता है। और एनिमल बेस्ड फूड में, चाहे वो मीट हो, मिल्क हो, उनमें ये फिर भी पाया जाता है। अगर इसका शरीर में कमी होती है तो आप इसको फिर सप्लीमेंट के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक वेजिटेरियन है तो आपके पास जो फूड सोर्स है इसमें काफी कम सोर्सेज आते हैं। तो यहाँ पर दूध है, मिल्क है, मछली, अंडा, सिर्फ यही जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो उनमें तो B12 काफी अच्छी मात्रा में होता है। ठीक है, तो B12 सूक्ष्मजीव के विकास और का समर्थन करता है। हमारी गट हेल्थ में, मैंने पहले बताया था, बहुत लाखों करोड़ संख्या में बैक्टीरिया होते हैं। तो उनके जो है उनके सिंथेसिस, उनके प्रोडक्शन में भी, उनकी जनसंख्या बढ़ाने में भी विटामिन B12 का काफी रोल होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फर्टिलाइजेशन, इन सब में काफी हेल्प करता है। और जानवरों को यह लीवर के लिए विशेष रूप से सच है। यहाँ विटामिन B बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार दूध, मांस, अंडे जैसी शाकाहारी जानवर के उत्पाद विटामिन के महत्वपूर्ण आहार स्रोत हैं, इसलिए जो मैंने आपको बताया भी। तो भोजन विटामिन B12 प्रोटीन से बंधा होता है और यह केवल पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उच्च सांद्रता की क्रिया से जारी रखता है। यानी कि जो पेट के अंदर HCl होता है उसको सही मात्रा में बनाने के लिए भी विटामिन B12 रिस्पॉन्सिबल है। और कई बार क्या होता है, इसका प्रोडक्शन तो सही होता है बट इसका एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो पाता। बन रहा है बट आपकी आंतें इतनी गंदी हैं
कि वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इसके एब्जॉर्प्शन में। तो यहाँ पर लिखा है व्यस्क शरीर में 2 से 5 मिलीग्राम विटामिन B12 होता है और इसका 80% हिस्सा यकृत में जमा होता है, यानी कि लिवर में। के क्या कार्य हैं? यह एरिथ्रॉइड कोशिकाओं की परिपक्वता को बढ़ावा देता है। यह अन्य अस्थि मज्जा बोन मैरो का पर कार्य करता है। WBC यानी ब्लड के लिए ये सेल्स को बनाता है। यह विषय की भूख और सामान्य स्वास्थ्य को उत्तेजित करता है। यह घातक रक्त अल्पता यानी कि हिमोरॉइड के लिए तंत्रिका संबंधी लक्षणों को ठीक करता है। आपके नर्वस सिस्टम पर यह माइलिन शीत के निर्माण में शामिल होता है, वसायुक्त परत जो तंत्रिकाओं को सुरक्षित करती है। नर्वस सिस्टम के लिए काफी हेल्पफुल विटामिन है। यह न्यूक्लिक एसिड के उत्पादन में आवश्यक है, जो आपकी हेरिडिटरी चीजें होती हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर DNA RNA उन सबको ये प्रोटेक्ट करता है, उनको बनाने का काम करता है। यह एंजाइम मेथियोनिन सिंथेसिस और मेथिलोबिन कोएंजाइम न्यूट्रेस के लिए कोएंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। और इस तरीके से मैंने पहले बताया कि सच्चे वेजिटेरियन लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी आम है। इसका इलाज छोटी खुराक से लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें दैनिक आवश्यकता होती है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, तो इसको डेली बेसिस पे लेना जरूरी है। 1 ग्राम प्रतिदिन सभी आयु समूह के विटामिन की सिफारिशें हैं। 1 ग्राम मतलब सबके लिए सजेस्ट किया गया है। स्तनपान महिलाओं के लिए इसकी जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पौधे विटामिन B12 का संश्लेषण या सिंथेसिस नहीं करते, इसलिए प्लांट फूड में यह नहीं होता है। तो विटामिन B12 के लिए जो मैंने अभी आपको बताया कि या तो फूड एनिमल फूड सोर्स होंगे या फिर सप्लीमेंट को आपको इससे लेना पड़ेगा। विटामिन B12 के कम सेवन के परिणाम स्वरूप जीभ में दर्द, रीढ़ की हड्डी में लंबे पद के पतन के लक्षण ये सब कॉमन है, और एनीमिया, तो ये सब इसके कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, B9 यहाँ पे दिया गया है B9 फॉलिक एसिड लास्ट में दिया गया है। फॉलिक एसिड या फॉलेट के कई कार्य हैं, जिनमें तेजी से विभाजन होने वाली कोशिकाओं को में विटामिन B12 के साथ इन्हीं को शामिल किया गया है। फोलेट ये यानी कि ब्लड सेल्स को बनाने में काफी हेल्पफुल हैं। B9 यानी कि फॉलिक एसिड या फोलेट। तो फॉलिक एसिड के खाद्य स्रोत फॉलिक प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। हालांकि फॉलेट यानी कि विभिन्न प्रकार के यह लीवर को छोड़कर अपेक्षाकृत कम घनत्व में मौजूद होता है। ऐसे आहार जिनमें पर्याप्त मात्रा में ताजी हरी सब्जियां अर्थात प्रतिदिन 3 से अधिक मात्रा में फोलेट के अच्छे सोर्स होंगे। पशु उत्पादों में प्राप्त फोलेट खाना पकाने के बाद नष्ट हो जाता है। कुछ मुख्य सफेद चावल में फोलेट की मात्रा कम होती है। तो इसके जो गुड सोर्स हैं वो हैं खमीर, पत्तेदार सब्जियां, गेहूं के बीजाणु, साबुत अनाज, सूखी फलियां, इन सब में काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है B9। B9 के बाजरा, ज्वार, मक्की, गेहूं ये एक बहुत अच्छे सोर्स हैं। बाजरे में खूब अच्छी मात्रा में होता है, तो बाजरा खाना चाहिए। ज्वार, मक्की, गेहूं जो भी सीजनल अनाज है उनको खाना चाहिए। और सब दालें, इसमें दालें काफी अच्छी सोर्स हैं। सब्जियों में पालक में खूब मात्रा में होता है। पालक के साथ साथ चौलाई, भिंडी, करी लीव्स, फ्रेंच बीन्स, और नट्स में ग्राउंड नट, कोकोनट, एंड मीट में एग, और गोट और शीप का जो लीवर है उसमें काफी अच्छी मात्रा में विटामिन B9 पाया जाता है। इसकी कमी से जो मेंटल रिटार्डेशन, ब्राउन स्पॉट ऑन स्किन,
ये सब डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। गाउट और ये सब प्रॉब्लम्स इसी के कारण होती हैं, विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड की कमी के कारण। तंत्रिका तंत्र के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, देखिए ओवरऑल जो पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है आपके नर्वस सिस्टम के लिए, ब्लड के लिए, स्किन के लिए, स्ट्रेस के लिए, सब चीजों के लिए अगर आपके शरीर में प्रॉब्लम्स आ रही है तो यानी कि आपके अंदर विटामिन बी की कमी हो रही है। जैसे कुछ लोगों को पैरों में नीचे, पैरों में दर्द होता है, बर्निंग, पैरों के जो नीचे तलवा यानी कि सोल में पेन होता है या जलन होती है, तो वो भी विटामिन बी के कारण ही होती है। तो ये जितनी भी आजकल बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, इन सब का कारण विटामिन डेफिशिएंसी ही होता है। तो नर्वस सिस्टम को भी अच्छा रखने के लिए B12, बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी आपने देखे होंगे, न्यूरोबिन, ये सब करके, जो कि सिर्फ विटामिन B12 का अलग से सप्लीमेंट है। तो ये सब फॉलेट गर्भवती महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था के दौरान रक्त में फॉलेट का निम्न स्तर न्यूरल ट्यूब दोष का कारण बन सकता है और स्पाइन बिफिंडा एक जन्मजात दोष जिसमें रीढ़ की हड्डी का स्तंभ अपूर्ण रूप से बंद हो जाता है। तो ये सब यानी कि गर्भवती स्त्री को इन सब की एक प्रॉपर डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फोलेट और कोबालामीन यानी कि B9 और B12 दोनों एक मेथियोनिन सिंथेसिस पर निर्भर करते हैं कि क्यों किसी भी विटामिन की कमी से अस्थि, मज्जा और ऊतकों में तेजी से विभाजन होने वाली कोशिकाओं के साथ मेगाबॉलिस्टिक परिवर्तन होते हैं। अनुशंसित आहार भत्ता आईसीएमआर द्वारा अनुशंसित दोनों लिंगों के लिए फोलेट की व्यक्तिगत जो आवश्यकता है 100 mcg प्रति दिन है, जो गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान 100 से बढ़कर 400 से 500 तक हो जाती है। 400 और यदि अपर्याप्त आहार फोलेट है तो डीएनए मिथाइलेशन चक्र दोनों गतिविधि कम हो जाएंगी पूर्व में। तो जो है आपका हीमोग्लोबिन लो होता है, स्ट्रेस, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के जोखिम काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इस तरीके से कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो फोलेट यानी कि फॉलिक एसिड की कमी से देखने में आती हैं। कैंसर जैसे बीमारियों के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं विटामिन बी की कमी से। बायोटीन यानी B8 को भी यहाँ पे छोटा सा डिस्क्राइब किया गया। बायोटीन यानी B8 के नाम से, इसके आगे B8 लिख लें, यहाँ पे खाली बायोटीन लिखा है। बायोटीन फैट मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। आमतौर पर बड़ी आंत में रहने वाले बैक्टीरिया द्वारा पर्याप्त मात्रा बनाई जा सकती है, इसलिए यह संभव है कि आहार में कोई अतिरिक्त बायोटीन प्रदान न किया जाए। आहार यानी कि खुद बॉडी सिंथेसिस कर लेती है और इस तरीके से कच्चे अंडे का सेवन किया जाता है। कच्चे अंडे के सफेद भाग में एम्पटेन होता है जो बायोटीन के साथ मिलकर शरीर के लिए अनुपलब्ध बना देता है। बायोटीन के समृद्ध स्रोत में ऑफ अंडे की जर्दी शामिल है। दूध, डेयरी प्रोडक्ट, अनाज, मछली, फल, सब्जियों में कम मात्रा में प्राप्त किया जाता है। तो B8 के लिए राइस ब्रान, जो राइस ब्रान, इसमें राइस से यानी कि राइस को किसी भी रूप में लें, गेहूं और सोयाबीन और वेजिटेबल्स में मशरूम, कॉलीफ्लावर और नट्स में वॉलनट, पीनट, आमंड, ये एक अच्छे सोर्स बताए गए हैं। इनकी डेफिशिएंसी के कारण जो होता है मसल्स वीकनेस, पेन्स एंड जैसे स्किन में सुइयां चुभना and lack of appetite, भूख ना लगना, it may cause eczema, dandruff, hair loss, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी की। तो अभी आपको अपनी आधी बीमारियों के इलाज का आज पता ही चल गए होंगे कि अभी आप अपनी आधी बीमारियां कैसे ठीक कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो ये बेसिक विटामिन डेफिशिएंसी से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर विटामिन सी।
इसको विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है और ये स्कर्वी रोग इसकी कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम बताया ही दिया मैंने, स्कॉर्बिक एसिड है। और यह कार्बोहाइड्रेट का व्युत्पन्न है, यानी कार्बोहाइड्रेट से उत्पन्न होने वाला एक विटामिन है। खाद्य स्रोत, इसमें जितने भी खट्टे फल होते हैं वो काफी अच्छे सोर्स होते हैं, जैसे कि आंवला और अमरूद काफी अच्छा सोर्स है। और सहजन की पत्तियां, पत्तेदार सब्जियां, काजू, तरबूज, जामुन, अनानास, टमाटर और सेब, केला, अंगूर, ये सब विटामिन सी के काफी अच्छे, और ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन सी जो है इसके ऊपर हमारी इम्यूनिटी निर्भर करती है। विटामिन सी कई फलों सब्जियों में पाया जाता है। जो खट्टे फल, जूस विशेष रूप से विटामिन सी के समृद्ध स्रोत हैं, लेकिन हनीड्यू, खरबूजे, चेरी, कीवी फल, आम, पपीता, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, तरबूज, ये कुछ दिए गए हैं। इनमें सब में विटामिन सी अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा पत्ता गोभी, ब्रोकली और ब्रुसेल्स जैसी सब्जियां, अंकुरित अनाज, अंकुरित फल, सब्जियां, फलियां, फूल गोभी, सरसों का साग, लाल हरी मिर्च, मटर, आलू फल की तुलना में विटामिन सी के अधिक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। देखते हुए कि सब्जियों की आपूर्ति अक्सर फलों की आपूर्ति की तुलना में वर्षों के दौरान लंबी अवधि तक चलती है। भोजन में विटामिन सी की मात्रा मौसम, बाजार तक परिवहन, शेल्फ और भंडार की अवधि, यानी कि आपको विटामिन सी के सोर्स हमेशा लेने चाहिए। आपकी जो है इम्यूनिटी अच्छी बनी रहती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट यानी फ्री रेडिकल्स को शरीर से बाहर निकालता है। हाँ, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टेक्स अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन होता है। और द अमाउंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इन डिफरेंट टिश्यू वेरीज, तो अलग अलग जगह अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी टिश्यू, ब्रेन, पैनक्रियाज, किडनी, लीवर, स्प्लीन हैव relatively high concentration blood cells contain even more than blood stream. So vitamin C excreted by the kidney through the urine excretion is diminished or absent when the body is already depleted of it. So when there is intake of over 3 grams of vitamin C per day, the unabsorbed ascorbic acid is largely excreted in phases onto smaller in urine. देखिए क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में होता है। अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसी के साथ साथ विटामिन सी जो है ये किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, यूरिन के द्वारा। एक्सक्रीशन इज डिमिनिश्ड और एब्सेंट व्हेन द बॉडी, अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी विटामिन सी की कमी है तो आप उसको एक्सक्रीट नहीं करेंगे, आपकी बॉडी उसको एक्सक्रीट नहीं करेगी। व्हेन देयर इज एन इनटेक ऑफ ओवर 3 ग्राम ऑफ विटामिन सी पर डे, 3 ग्राम से ऊपर का डेली अगर आपका इंटेक है विटामिन सी का, द अनएब्सॉर्ब एस्कॉर्बिक एसिड, तब जो अनएब्सॉर्ब एस्कॉर्बिक एसिड है तब वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट होता है, एक्सक्रीट होता है। किस रूप में? स्टूल के साथ और यूरिन के साथ, दोनों रूप में। फंक्शन क्या है विटामिन सी के? कोलेजन बनाना। कोलेजन क्या है हमने पढ़ा था, एक प्रकार का प्रोटीन है जो आपकी स्किन को एक जो है इलास्टिसिटी देता है। झुर्रियां, झाइयां क्या कोलेजन की कमी के कारण पड़ने लगती हैं। दैट सीमेंट द सेल्स टुगेदर, जो सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट की तरह काम करता है। फेलियर टू सिंथेसिस ऑफ कोलेजन रिजल्ट्स इन डिलेड हीलिंग ऑफ वुंड, जिसे जो जख्म है वो देर से भरते हैं। तो यानी कि जैसे कोई गड्ढा हो गया आपके सड़क में, तो जब तक आप उसमें सीमेंट नहीं डालो तो भरेगा नहीं ना। तो इसी तरीके से स्किन है, उसमें कोई जख्म हो गया है, तो जब तक आपके बॉडी के अंदर जो विटामिन सी उसको हील नहीं करेगा, अगर ऑलरेडी विटामिन डी सी की कमी है तो वो वुंड देर से आपका रिपेयर होगा, हील होगा। स्कॉर्बिक एसिड एनहेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मतलब आयरन
को एब्जॉर्ब, आयरन आप ले रहे हैं और उसका एब्जॉर्ब होना अलग बात है, उसका एब्जॉर्प्शन जरूर होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी है तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा प्रॉपर। इट इज नीडेड टू बिल्ड हेल्थ, वाइटलिटी एंड एंड्योरेंस। इट इंश्योर a clear skin, a fresh complexion, and healthy gums and teeth. It is involved in the vital function of all glands and organs. तो आपकी स्किन, ग्लैंड्स और ऑर्गन्स सबकी अच्छी हेल्थ के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। एक दिन की रिक्वायरमेंट कितनी है? नॉर्मली 3 ग्राम। This vitamin is also necessary for maintenance of bones and proper functioning of adrenal and thyroid gland. It promotes healing and protects against all form of stress, physical and mental stress से भी recover करने में help करता है। It also provides protection against harmful effect of toxic chemical, environment, food, water. तो अगर आप बहुत ही टॉक्सिक एनवायरमेंट में रहते हैं, चाहे वो वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, किसी भी तरीके का, तो उनके टॉक्सिक इफेक्ट्स या फिर आप मेडिसिन ले रहे हैं उनके टॉक्सिक इफेक्ट्स आपकी बॉडी पर आते हैं, तो उनसे बचाने में भी विटामिन सी आपको हेल्प करता है। तो इस तरीके से विटामिन आपकी हेल्थ के लिए तो नॉर्मल एक ऐसी डाइट, फूड आपका होना चाहिए जिसमें सभी विटामिन प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट में होने चाहिए। द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी आर सिट्रस फ्रूट, वेजिटेबल्स, वो मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। Cereals and pulses do not contain vitamin C in the dry state. दालें और सीरियल्स में सूखी अवस्था में जब होते हैं तो उनके अंदर विटामिन सी नहीं होता है। बट इफ सोक्ड इन वाटर फॉर अबाउट 48 आवर्स, तो उस के अंदर वो जर्मिनेट होने लगते हैं। जैसे जैसे वो जर्मिनेट होते हैं तो उनके अंदर विटामिन सी बनने लगता है, यानी कि स्प्राउट्स। जैसे आप किसी भी अनाज, जब किसी भी ग्रेन को आप सोक करते हैं, वो जब तक सूखा फॉर्म में है तो उसके अंदर विटामिन सी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन जब आप उसे सोक करते हैं, जैसे उसके अंदर जर्मिनेशन शुरू होता है, जर्मिनेशन यानी कि किसी भी चीज का प्रोडक्ट, मतलब एक नई उसका बनना शुरू होता है, तो उसको तो हर चीज की जरूरत होती है। तो उस समय विटामिन सी का उसके अंदर जो है वो एक गुड सोर्स बन जाता है जब वो एक स्प्राउट्स या जर्मिनेशन फॉर्म में होता है। तो को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसी तरीके से होते हैं जो नॉर्मल ड्राई फॉर्म में नहीं होते, लेकिन जब आप स्प्राउट्स बनाते हैं, जर्मिनेशन करते हैं किन्हीं भी ग्रेन्स का, तो उनके अंदर वो चीजें भरपूर मात्रा में आ जाती हैं। चाहे प्रोटीन की बात करें, चाहे विटामिन की बात करें, तो उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू कई गुना बढ़ जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, गम्स, स्किन, हेमरेज, कैपिलरी वीकनेस, deterioration in collagen, anemia, slow healing of sores and wounds, premature aging. Mild deficiency of vitamin C may appear in the form of latitude, fatigue, anorexia, muscular pain and greater susceptibility, मतलब आपके अंदर इन्फेक्शन ज्यादा होंगे, रेगुलर होंगे, prolonged deficiency may cause scarring. तो ये सब विटामिन सी के होंगे। cheapest source of vitamin C in India are Indian gooseberries, यानी कि आंवला, germinated cereals, grains, pulses, drumstick leaves, coriander leaves in case of insufficient intake of vitamin C rich food. तो the deficiency may overcome by taking 50 से 100 mg का आपको सप्लीमेंट के रूप में आप इसको पूरा कर सकते हैं। इनके कुछ सप्लीमेंट्स भी देख लेते हैं किस किस चीजों में विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पर जो कुछ सोर्सेज हैं, वेजिटेबल्स में खूब अच्छी मात्रा में होता है, आंवले वगैरह को छोड़ देते हैं तो आपने लिख ही लिया।
देखिए 2 सोर्स बहुत बड़े हैं, अमरूद और आंवला। अमरूद देखिए अभी गूसबेरीज में जो इसकी 6 लाख mcg मात्रा होती है जो है विटामिन सी की, और इसके बाद सेकेंड नंबर पर है गुआवा। गुआवा के अंदर 2.25 लाख mcg मात्रा होती है। और ड्रमस्टिक लीव्स के अंदर भी ड्रमस्टिक लीव्स यानी कि ड्रमस्टिक को मोरिंगा लीव्स के नाम से भी जानते हैं और सहजन के नाम से जानते हैं। तो इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। करेले, रेडिश, कैरेट, ब्रूसली, सो कॉलीफ्लावर, मेथी, तो बथुआ, पालक, इन सब में पर कम मात्रा में। तो 3 बेस्ट सोर्स मैंने आपको बताए यहाँ पर, आंवला, अमरूद और सहजन। ठीक है। मसूड़ों से खून आना, इम्यूनिटी वीक होना और जॉइंट्स पेन होना, और ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं विटामिन सी की कमी से होती हैं। बहुत जल्दी बीमार न, अगर आपको कोल्ड कफ बहुत जल्दी कैच करता है। और स्कर्वी रोग में क्या होता है, देखिए पहला लक्षण है कमजोरी, सुस्ती, थकान। इसके बाद तो सांस लेने में तकलीफ, हड्डियां, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये सब होने लगता है। तो विटामिन सी की अत्यधिक खुराक आंत के अंदर समस्या और मूत्र प्रणाली में मेटाबॉलिज्म के प्रभाव संबंधित है। प्रतिदिन 2 से 3 ग्राम विटामिन सी का सेवन अप्रिय दस्त पैदा करता है। इसके अलावा तो बाद है बहुत ज्यादा मात्रा में भी नहीं लेना चाहिए। अब बारी आती है विटामिन डी की। विटामिन डी एक सनशाइन विटामिन के नाम से भी इसको जानते हैं, और त्वचा में जो है कि हम कोलेस्ट्रॉल जैसे अग्रदूत से त्वचा में बनाया जाता है। यह है आहार में पहले से ही प्रदान किया जाता है, जैसे त्वचा में बने संस्करण विटामिन डी के रूप में जाना जाता है, जबकि आहार का रूप में जो विटामिन D3 तो जो हमारी स्किन के नीचे मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो इसको सिंथेसिस करता है, इसको विटामिन D3 को एब्जॉर्ब करता है। विटामिन डी एक सामान्य शब्द है, इसको D3 के रूप में हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और प्लांट्स में D2 के रूप में। तो विटामिन डी इसके जो सोर्सेस हैं, सनशाइन विटामिन, इसको सनशाइन विटामिन कहा जाता है। सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से त्वचा में आसानी से निर्मित होता है, जैसे कि ऊपर बताया गया है। दूध, पनीर, मक्खन, मार्जिन, यानी कि देखिए अब इसका सिंथेसिस वहां हो रहा है जो उस चीज को ले रहे हैं, तो उसके द्वारा वो हमें फिर मिलता है। तो अवशोषण, तो ये कुछ यहाँ पे सोर्स बताए गए हैं जिनमें कुछ थोड़ी मात्रा में विटामिन डी प्रेजेंट होता है। अवशोषण, भंडारण और उन्मूलन, जैसा कि हमने पहले भी उल्लेख किया है कि वसा में घुलनशील विटामिन एक सामान्य मेटाबॉलिक भाग साझा करते हैं। विटामिन डी ग्रहणी और जीर्ण में वसा के साथ अवशोषित होता है। फैट सोल्युबल विटामिन है ना, ये हम जानते हैं। विटामिन ए, डी, ई, के, तो डी भी एक फैट सोल्युबल। फैट और विटामिन के प्रभावी शोषण के लिए पित्त भी आवश्यक है। फैट और बाइल। विटामिन डी त्वचा में मौजूद प्रोविटोनिन के सीधे विकिरण से त्वचा में बनने वाले विटामिन डी सीधे रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। विटामिन केंद्रीय मात्रा में यकृत में और कुछ हद तक त्वचा, प्लीहा, फेफड़ों, मस्तिष्क और गुर्दों में संग्रहित होता है। उत्सर्जन का मुख्य मार्ग पित्त के माध्यम से छोटी आंत में होता है, और इसके परिणाम स्वरूप मल का उत्सर्जन होता है। सेवन किए गए विटामिन का केवल 4% से कम हिस्सा मूत्र मार्ग से उत्सर्जित होता है। कार्य: कैल्शियम और फॉस्फेट के सामान्य स्तर, रक्त को बनाए रखने में विटामिन डी की आवश्यकता होती है, जो बदले में हड्डी के सामान्य खनिजीकरण, मांसपेशियों के संकोचन, तंत्रिका तंत्र संचालन, शरीर के सभी कोशिकाओं के सेलुलर कार्यों के लिए जरूरी होती है।
इसी के साथ साथ हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के एकाग्रीकरण के लिए भी जरूरी होती है। Vitamin D is assist in the assimilation of calcium, phosphorus, and other minerals in the digestive tract. It is necessary for the healthy function of the पैराथायरॉइड ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शन के लिए भी विटामिन D3 रिस्पॉन्सिबल है, विच रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड जो जैसे टीनेजर्स टाइप बच्चे हैं तो उस एज में काफी जरूरी होता है। For the proper formation of teeth and bones, it plays an important role in the prevention of dental caries. So vitamin D protects children against rickets. A good supply of vitamin during pregnancy benefits the mother, help to ensure the satisfactory future development of the child. तो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ आपके विटामिन डी के मतलब कितना ले रहे हैं, गर्भवती महिला, ब्रेस्ट फीडिंग मदर और बच्चे को आप कितना विटामिन डी मिल रहा है, इस पर काफी हद तक इसकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ डिपेंड करती है। जो विटामिन डी इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द beneath the skin when sunlight falls upon the surface of the body. The vitamin is not present in any significant degree in food. ये बहुत ज्यादा मात्रा में फूड में प्रेजेंट नहीं होता है। Its natural distribution is limited to the small amount in fish oil, ghee, egg and butter. Compared with fish liver oil, which is the best source of vitamin D3, other food are quite low in vitamin D3. ठीक है, तो D3 के जो फूड सोर्सेज है बहुत ही लिमिटेड हैं। Prolonged deficiency of vitamin D may cause rickets and disease suffering affecting the whole body. Its most characteristic symptoms is the failure of the bones to calcify properly. The growth and maintenance of the normal bones largely depend on this lack of vitamin D may lead to tooth decay, pyorrhea, brittle of soft bones, retarded growth, poor bone formation in children. It may cause muscular weakness, lack of vigor, deficient assimilation of minerals, premature aging. Lack of this vitamin in children can also give rise to improper inactivity of the parathyroid gland and result in convulsion. तो इस तरीके से ये बहुत ही टूथ प्रॉब्लम, आपकी जितनी भी टीथ प्रॉब्लम है, बोन्स प्रॉब्लम है, ये मोस्टली आपके विटामिन डी पर डिपेंड करती हैं और उसी के बेस पर आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड मसल्स। तो therapeutically if up to 100 to 125 mcg of vitamin D are taken daily by adults and half this quantity taken by children, this is safe dose. However, it should be not taken for longer than 1 month. So 1 महीने से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर कितनी मात्रा है इस समय जो है मिनिमम 75, तो जो है मिनिमम 75 जो है इसका आपका लेवल होना चाहिए। इससे नीचे अगर आपके अंदर विटामिन डी की है तो उसके आपके अंदर तो देखिए क्या है 125 mcg पर डे आपकी एक डेली रिक्वायरमेंट है, जितनी आपको लेनी चाहिए। ठीक है, इससे कम में अगर आप हैं तो आपको तो डोसेज ऑफ ओवर 125 mcg टेकन डेली may adversely affect some individual cytotoxicity or unusual risks or eyes itching on the skin, vomiting, diarrhea। अगर आप एक्स्ट्रा लेते हैं, वैसे तो एक्स्ट्रा तो प्लस स्टोर भी कर लेती है बॉडी, लेकिन बहुत ज्यादा अगर लेते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है और तो ये सिम्टम शो करते हैं। तो यहाँ पे हम अभी आगे चलेंगे। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है? मैम बस वही पूछना था, वो जो बी कॉम्प्लेक्स का जो टैबलेट है तो कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब जैसे 1 महीना 2 महीना, कैसे पता चलेगा कि ये सेफ रहेगा मतलब? देखिए, जो जैसे बी कॉम्प्लेक्स, उसको तो आप एक बार जब मतलब टेस्ट कराते हैं तो पहले तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर है या नहीं। नॉर्मली आप ले सकते हैं और उसके बाद कुछ समय तक कंटिन्यू करने के बाद एक बार आप जो है टेस्ट करा लें, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी मात्रा में जरूरत है डोज में। तो उसी के बेस पे जो है आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली बी आपको 12 यदि टेस्ट कराना पड़ेगा ना आपको मैम? B12 का टेस्ट कराए ना, एक सिंगल टेस्ट B12? नहीं नहीं, बी हाँ। 12 तो एक ही आपको प्रॉपर वो सजेस्ट करेगा। तो ओवरऑल आपको पूरा बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, अलग अलग, देखिए इसमें एक मैंने ये कॉम्प्लेक्स सब पढ़ा है, हाँ हाँ। तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स यानी कि अलग अलग वाइटामिन प्रेजेंट होते हैं आपके अंदर ये सभी। तो हो सकता है कि आपके अंदर किस विटामिन की डेफिशिएंसी है, ओवरऑल बी कॉम्प्लेक्स को एक साथ ही देखा जाता है। ठीक है, उसका ऐसा टेस्ट नहीं होता है? होगा। ओके ओके, हाँ, अच्छा तो उसमें ऐसा ठीक है। नहीं होगा कि B5 आपको बताया जाएगा या B12 हम्म को तो अलग से फिर भी बताया जाता है, बट नॉर्मली ओवरऑल आपको विटामिन हम्म बी का डेफिशिएंसी बताया जाता है। ठीक है, हम्म। तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें B5 की डेफिशिएंसी हो रही, B2 की हो रही है, या किसी एक पर्टिकुलर एक विटामिन, किस ओवरऑल पूरा विटामिन बी का डेफिशिएंसी उसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट विटामिन पर आते हैं, विटामिन डी। ई पर अब हम आएंगे। हाँ जी, पेज नंबर 44, विटामिन ई। सो विटामिन ई को टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। चलो, तो अभी हम विटामिन ई को पढ़ते हैं। सो इसका जो 50 to 85% of the vitamin E in the diet is absorbed from the gastrointestinal tract by a mechanism similar to that of other fat soluble vitamin, क्योंकि ये भी एक fat soluble vitamin है। So it enters the bloodstream via lymph. This vitamin is stored in all tissue, and the tissue stores can provide protection against the deficiency of this vitamin for long period. About 1/3 of the vitamin is excreted in the bile and balance is excreted in the urine. तो अगर जो एक्स्ट्रा विटामिन अगर आपके अंदर हो रहा है, तो 1/3 ऑफ द विटामिन इज एक्सक्रीटेड, तो बाइल के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है, और जो उसको बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा जो एक्सक्रीशन वो यूरिन के द्वारा होता है। इसका काम क्या है vitamin E? The main function of the vitamin E are to help protect and function of the cells and the intracellular process. Vitamin E oxygenates the tissue and reduce the need of oxygen intake markedly. तो सेल्स के अंदर इसका काफी अच्छा रोल देखा जाता है। विटामिन ई ऑक्सीजनेट करता है टिश्यू को एंड रिड्यूस द नीड ऑफ फॉर ऑक्सीजन की नीड को कम करता है, उसके इंटेक को कम करने में हेल्प करता है। It is essential for the normal reproductive function, fertility and physical vigor. It prevents unsaturated fatty acids, sex hormones and fat soluble vitamins from being destroyed in the body by oxygen. तो ये जो नॉर्मली हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए काफी जरूरी है, फर्टिलिटी के लिए, और जो प्रिवेंट अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनको ये रोकता है, एंड सेक्स हार्मोन्स जितने हैं और फैट सोल्यूबल विटामिन फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड, उन्हें डिस्ट्रॉय होने से रोकता है। फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन ए, डी और के, इन सब के जो है डिस्ट्रक्शन को रोकता है विटामिन ई, और ऑक्सीजन की डिमांड को कम करता है।
ठीक है, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड को लिमिटेड करता है विटामिन ई। तो और मेन फंक्शन है इसका आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फर्टिलिटी पर इसका काफी अच्छा रोल है। विटामिन ई dilates and capillaries enables the blood flow freely into blood deficient muscles tissue, thus strengthening both the tissue and nerves supplying them. It dissolves blood clots and also prevents their formation. Blood clots को dissolve करता है and blood clots को बनने से रोकता है। It does not, however, interfere with the normal clotting of blood. It prevents the formation of excessive scar tissue and some instance even melts away unwanted scar tissue. It also promotes urine secretion को भी एक बढ़ाता है। Vitamin is said to be essential for the prevention of क्यों जरूरी है इस लाइन को नोट कर लेंगे। Vitamin E is said to be essential for the prevention of heart disease, asthma, arthritis and many other conditions. मेन तो यही प्रॉब्लम्स हैं जिनको ये रोकता है। हार्ट डिजीज, एस्थमा, अर्थराइटिस, फर्टिलिटी, इन सब प्रॉब्लम्स में ये काफी इम्पोर्टेंट है। The best source of vitamin E are cold pressed crude vegetables oils, sunflower seeds or soybean oils, it's a butter, eggs, sprouted seeds, grains, whole wheat. So ये good source of this vitamin. डेफिशिएंसी आपको पता कैसे चलेगा आपके अंदर विटामिन ई की कमी हो रही है। तो heart and lung disease, pulmonary embolism and a brain stroke. Deficiency of this vitamin may also lead to loss of sexual potency. A prolonged deficiency may lead to reproductive disorder, abortions, miscarriage, male or female sterility as well as muscular disorder. तो स्पेशली आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो पूरी डिपेंड करती है विटामिन ई के ऊपर। So healing and therapeutic property. Vitamin E can be used in therapeutic dose for 200 to 2400 mg daily. तो ये डेली नीड है। और जैसे ओल्ड एज मेनोपॉज टाइम पर बहुत जरूरी है। ओल्ड एज, हार्ट डिजीज एंड जिन जैसे कुछ लेडीज का मिसकैरेज या अबॉर्शन बहुत मतलब जल्दी हो जाता है या प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं कर पाते प्रॉपरली, तो प्रॉपर प्रेगनेंसी उनका नहीं होता है, तो उस कंडीशन में भी विटामिन ई बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरिकोज वेन्स आज का एक कल मेन प्रॉब्लम है। वेरिकोज वेन्स के लिए a lack of vitamin E is cause of frequent blood clots which in turn play a role in the production of varicose veins. So tests have provided that blood clots which block circulation were produced in animal. तो ये कॉमन सी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो विटामिन ई के कारण होती हैं। अभी लास्ट विटामिन बचा है विटामिन के। तो विटामिन के को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड काफी अच्छा टॉपिक है और इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अपने आहार के द्वारा इन सब विटामिन को पूरा करें। ठीक है, तो आप एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं मानसिक, शारीरिक, हर तरीके से अगर आप अपनी बेसिक विटामिन मिनरल्स को प्रॉपर लेते रहें, इनकी कमी ना होने दें अपने शरीर में, तो आप देखेंगे आप जो भयानक बीमारियां हैं उनसे बचे रहेंगे और एक हेल्दी एजिंग या हेल्दी बुढ़ापा या हेल्दी लाइफ आप जी सकते हैं। तो पर शुरुआत यहीं से होती है और इनकी कमी ना होने दे अपने शरीर में। ठीक है, और लास्ट विटामिन बचा है उसको विटामिन के को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर मिनरल्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं 3 से 4 क्लासेस में हम कंप्लीट करें अपने टॉपिक को। देखते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पर
तो चलो, तो अभी आपका क्लियर हो गया आज का विटामिन। इसको एक बार पढ़िए, इनके बारे में सर्च करिए, स्टडी करिए और अपनी लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करिए, तब जाके आपको इनका फायदा होगा। ठीक है, तो केवल पढ़ाने से नहीं, पढ़ने से नहीं, इनको देखिए, समझिए और पढ़िए। नेट से, गूगल से और सर्च कर सकते हैं, जितना आपके पास सिलेबस है उससे पढ़ें, एक एक लाइन, एक एक चीज को। तो ठीक है, अभी आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम, धन्यवाद। वेलकम।